Okay, so good afternoon to everyone. So we are discussing about your analytical method validation. That is your paper 4, unit 4. That subtopic is issues in method transfers. So few examples and few points which are already we are discussed. What are the issues coming? That we are see the live examples with my experience in morning session. So there are few more examples. I just want to introduce you to understand what kind of issues generally coming when we are transfer the method, or what are the problems are coming when we handle method one person to another person or one laboratory to another condition. Still are the conditions are same. Okay, so we are seen about the equipment and instrumentation error का example हम लोग ने देखा. मिसकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखा. देन लैक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन इन एसओपी एंड अदर रिस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, इसका एग्जाम्पल अभी तक हम लोग ने नहीं देखा. वी विल डिस्कस दैट. एंड करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैनुअल एरर की व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम come along with the manual error. So I was explaining you the one the say sharing the my experience. So I just want to that I already discussed in a few points of that example, like I was working in a Dr. Andikal testing laboratory. It is a public testing laboratory, and I want to perform the assay of that particular compound on HPLC. And before that, we they don't provide, the company just provide us their methods and their sample कि how exactly sample extraction करना है, and what are the method and what are the क्या बोल सकते हैं HPLC के criteria कि कौन से wavelength पे तुम लोग को sample detect करना है, how much amount of ppm का solution बनाना है, पूरा SOP उन्होंने in detail दिया था. बस स्टैंडर्ड जो था वो नहीं था दिया था, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द स्टैंडर्ड. पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड था वो स्पेसिफिक कंपाउंड का विच इज एक्सपायर्ड 1 month बिफोर. ठीक है, सो वी जस्ट वांट टू चेक द प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड उसके बाद हम लोग को एचपीएलसी पे उसका ऐसे लगाना था. तो उसका प्योरिटी चेक करने के लिए एज पर फार्माकोपिया टाइट्रेशन का मेथड था, एंड वेट लैब में उस दिन टाइट्रेशन करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था. सो आई एम द ओनली पर्सन हु वांट टू डू द टाइट्रेशन फर्स्ट, एंड देन आई परफॉर्म द एचपीएलसी का प्रैक्टिकल. तो उसका जो टाइट्रेशन था वो पर्टिकुलर कंपाउंड का, वो टाइट्रेशन के लिए जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन हम लोग भरते, दैट इज टाइट्रन जो था, दैट इज द K2Cr2O7. सो इससे मुझे वो पर्टिकुलर कंपाउंड का टाइट्रेशन था. एंड डेफिनेटली स्टैंडर्ड को भी बहुत सारे मतलब प्री ट्रीटमेंट करने थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिजोल्व करना था, उसके बाद एसिडिक ट्रीटमेंट देना था. एसिडिक ट्रीटमेंट देने के बाद आई थिंक मैंने हॉट प्लेट पे उसको थोड़ा टाइम के लिए बॉईल किया था, बिकॉज वो एमोर्फस कलर का पाउडर था कुछ तो. एंड देर आर फ्यू स्टेप्स, मतलब उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन हुआ. सैंपल प्रिपरेशन के बाद मैंने उसका 100 ml तक डाइल्यूटेड किया था, मतलब जो भी पहले प्रोसीजर जैसे तुम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम का प्रैक्टिकल तुम लोग कैसे करते थे प्यूरिटी चेक करने के लिए, राइट? हैव यू डन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का? पता है क्या तुम लोग को, याद है? आई मतलब अभी मुझे पता नहीं सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में है. That we check the purity of the calcium carbonate and magnesium carbonate, sir. Do you perform this particular practical or not? Just write yes or no in your chat box. Okay. So Yes, ma'am, we did it. हाँ, सो उसके लिए हम लोग ने पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द डाइजेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसके अंदर हम लोग ने स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाला था कॉन्सेंट्रेटेड. उसके बाद उसको कम्प्लीटली डिजोल्व किया था. डिजोल्व करने के बाद उसको फर्दर ट्रीटमेंट दिया था. ठीक है, वैसे ये पर्टिकुलर सैंपल को हम लोग को कुछ ट्रीटमेंट देने थे सैंपल के, and उसके बाद आई जस्ट वांट टू डू द टाइट्रेशन. सो आई वाज परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम किया, रिजल्ट रॉन्ग है. मतलब उसका जो प्यूरिटी एक्सपेक्टेड, अभी बिकॉज जैसे मैंने बोला कि द प्यूरिटी इज 98.97 और समथिंग ऐसा कुछ तो उसका प्यूरिटी था एज पर लिखा हुआ वर्किंग, बिकॉज इट इज अ वर्किंग स्टैंडर्ड, इज नॉट अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. तो एक्सपेक्टेड था कि प्यूरिटी ज्यादा से ज्यादा कम कितना है, आइडियली प्यूरिटी सेम आनी चाहिए, बिकॉज एक ही मंथ हुआ था एक्सपायर होके, या फिर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, हार्डली 2 और 3 पॉइंट डेसिमल से वो कम हो सकता है प्यूरिटी. इसलिए हम लोग को जस्ट कंफर्मेशन करना था कि कितना प्यूरिटी आता है. जब मैंने ऐसे परफॉर्म किया मुझे कुछ अलग ही रिजल्ट आया. मतलब बाय द कैलकुलेशन व्हेन आई स्टार्टिंग द प्यूरिटी इट इज 197%, और तो इट इज समथिंग रॉन्ग. दैट मीन्स आइदर टाइट्रेशन के लिए जो रीडिंग्स लिए थे वो रॉन्ग थे, प्रिपरेशन में कुछ तो, बिकॉज इट इज नॉट फिट इन द लिमिट, कुछ तो अलग ही आ रहा है, एक्सपेरिमेंट कुछ अलग हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ अलग है, एंड जो भी रिजल्ट मुझे मिले थे वो कुछ अलग ही मिल रहे थे. सो सर ने बोला डेफिनेटली यू डेफिनेटली डू सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और समथिंग. स्टार्ट विद द न्यू, फ्रेशली प्रिपेयर करो सैंपल, एंड फ्रेशली करो. सेकेंड टाइम किया, इस टाइम मैंने बहुत प्रॉपरली किया, एकदम आराम से हर एक स्टेप पढ़ के एग्जैक्टली फार्माकोपियम ईच एंड एवरी वर्ड देख के प्रॉपरली हीट करना है, ये भी सब टाइम लगा के किया.
स्टिल आई गेट द रॉन्ग रिजल्ट। देन अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देन थर्ड टाइम किया, दैट टाइम इज ऑल्सो आई एम रियली सॉरी, problem one. Then fourth time when I was performing, so actually आई एम वेरी लकी कि मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मेरे साथ बैठ के वो पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। मतलब आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, बट ईच एंड एवरी स्टेप के लिए सर मेरे साथ थे कि डाइजेशन करना है सैंपल को, छोड़ो अभी सॉल्यूशन डालो, एचसीएल डालो, हॉट प्लेट पे रखो, ओके फ्यूम्स आने स्टार्ट हुए, नाउ एडिंग दिस पर्टिकुलर रिएजेंट, ओके वेट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद हर एक स्टेप के लिए सर वहां पे थे। एंड उसके बाद फिर से टाइट्रेशन किया, देन अगेन रिजल्ट इज रॉन्ग। अभी सर को भी पता था कि सैंपल प्रिपरेशन मैंने उनके ऑब्जर्वेशन में किया था, तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो व्हाट विल, बिकॉज डेफिनेटली ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड या फिर सैंपल ही खराब है, बिकॉज इट्स अ वर्किंग स्टैंडर्ड। एंड 1 या 2 महीने में वर्किंग स्टैंडर्ड की मतलब ऐसा नहीं होता कि वो गारंटी खत्म हो जाती है और कुछ अलग ही रिजल्ट है। मतलब 90% आता, 96% आता तो बात अलग थी, रिजल्ट कुछ और ही आ रहा था। देन प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? देन उसके बाद वी डिस्कस द इशू विद द वेट लेबोरेटरी के जो मैनेजर थे कि हम लोग ने परफॉर्म किया लेकिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। सो उन्होंने मुझसे पूरा पूछा, फिर उन्होंने बोला कि K2CR207 कैसे बना। मैंने बताया जो भी मतलब फार्माकोपिया में जो प्रोसीजर्स था उसके हिसाब से मैंने उतना वेट लिया, वेट लेने के बाद मैंने K2CR2 बनाया, लेकिन मैंने स्टैंडर्डाइज नहीं किया था K2CR207। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके नाउ यू प्रिपेयर K2CR207 फ्रेशली, बिकॉज मे बी तुमने जो प्रिपेयर किया था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वो भी मैंने फिर मतलब बोथ माय मैनेजर एंड वेट लाइबिलिटी जो मैनेजर दोनों भी साथ में थे, एंड उनके सामने फिर मैंने वो प्रिपरेशन चालू किया। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दैट K2CR207, तो प्रॉब्लम कहाँ पे था, वहाँ पे, बिकॉज K2CR207 इज अ 6 वैलेंट कंपाउंड, दैट मीन्स उसके 6, उसका वैलेंसी 6 है, तो किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू K2CR207 का एक मॉलिक्यूल होता था टाइट्रेशन के लिए वगैरह। सो जब मैंने प्रिपरेशन किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेट लिया, वेट लेने के बाद मैंने डाला, उसके बाद मैं उसको मिक्स कर रही थी। मिक्स करते वक्त डेफिनेटली डायरेक्टली ब्यूरेट में हम लोग मतलब 1000 ml के फ्लास्क में नहीं करते, तो मैंने उसको 100 ml के बीकर में लिया था। उसके बाद मैंने डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर किया, एंड उसके बाद मैं कर रही थी। तो सर ने मुझे बोला दिस इज अ रॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। फिर जब मैंने बीकर में से सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक्सचेंज किया, उसके बाद सर ने बोला अभी बीकर में थोड़ा सा और डिस्टिल वाटर डालो एंड जस्ट बीकर को रिंस करो। When I starting rinsing the beaker, the color of the water is changing orangish color because K2CR207 is orange color होता है। इसका मतलब क्या है? There are few molecules it already present in your beaker, still your solution हम लोग डालते हैं। फिर almost 5 to 6 time I wash that particular beaker, एंड उसके बाद जब हम लोग मिक्स कर रहे थे तो मिक्स करते वक्त एक का दूसरा ड्रॉप भी, जैसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसका ढक्कन जो ग्लास का होता है, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, वो लगा कि जब हम लोग मिक्स करते हैं उसमें से सिंगल ड्रॉप भी तुम लोग का अगर नीचे गिरता है, देन ऑल्सो इट विल वेरी इन योर रिजल्ट। सो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे था, आइडियली ये प्रैक्टिकल मतलब उस टाइम पे ओनली टाइट्रेशन के लिए मैंने सेम एक्सपेरिमेंट 6 बार कंडक्ट किया था, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला। बिकॉज 4 टाइम्स तो मैंने सैंपल प्रिपरेशन किया एंड 2 टाइम्स फिर मैंने K2CR207 प्रिपेयर किया, एंड देन वी गेट द एक्चुअली एक्यूरेट रिडन जो एक्चुअली था, मतलब 98.97% हम लोग को एक्चुअली प्यूरिटी मिला उस कंपाउंड से थ्रू द टाइट्रेशन। हाँ, टाइट्रेशन करके भी हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट मिला। सो दैट इज नथिंग बट यूर मैनुअल एरर और वर्किंग, मतलब जो भी करे कि जब भी 1% से मतलब वी आर व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, उसके पीछे के बैकग्राउंड वाली चीजें हम लोग को पता नहीं होती। तो एट दैट टाइम वी अननोइंगली दे रहा, मतलब हम लोग प्रिपेयर करते वक्त हम लोग को नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होने से भी इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है कि जिससे रीडिंग में इतने ज्यादा डिफरेंस आते हैं। So this is the actually एक मैनुअल एरिया का एग्जांपल था। One more example when I was working in laboratory, Marol Agar method is a pilot testing house. So where actually I was performing the experiment on IPPMS on the analysis of heavy metals in fish sample. तो उसके लिए कैसे होता था, सबसे पहले we have to weigh the fish sample. Yes, any doubt? Okay, so we want to first of all we want to सॉरी डाइजेस्ट द फिश सैंपल। डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग को उसका 0.1 नॉर्मल, सॉरी
0.5 नॉर्मल HCl से उसका डाइल्यूशन के 2 डाइल्यूशंस बनाने होते थे, मतलब वो फर्स्ट डाइजेस्ट करने के बाद जो मेकअप करते हैं हम लोग, फर्स्ट सैंपल का मेकअप, वो हम लोग को 0.5 नॉर्मल HCl से करना था। उसके बाद उसके हम लोग फर्दर डाइल्यूशंस करते थे, डिलीवर 100 ppm, 100 ppm से 10 ppm, 10 ppm से 1 ppm और 2 to 5 ppm, इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन हम लोग उसका, बिकॉज सी सैंपल में कितना तुम लोग का ये है हम लोग को पता नहीं होता, तो स्टैंडर्ड का लिमिट के हिसाब से वी आर जस्ट स्टार्टिंग द डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल। तो जनरली कैसे होता था कि सर ऑलवेज अलोंग विथ मी, उनके मतलब आई जस्ट असिस्टिंग देयर वर्क फॉर डाइजेशन ऑफ द फिश सैंपल, एंड डाइजेशन करने के बाद जो फाइनल डाइल्यूशंस वगैरह होते थे वो हमेशा सर परफॉर्म करते थे, बिकॉज दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली फ्रेशर, मतलब एमएससी पास आउट होके मुझे वहाँ पे जॉब मिला था। एंड इतना एक्सपीरियंस नहीं था डाइल्यूशंस का वगैरह, सो आई जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डाइजेशन ऑफ द सैंपल करके दे देती। एंड मोर देन 180 220 वगैरह सैंपल्स डेली बेसिस पे वी हैव टू डाइजेस्ट द ईच एंड एवरी फिश सैंपल, एंड उसके बाद हम लोग को एनालिसिस करना था। उसमें भी बहुत एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी था। तो एक बार क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस सर अराउंड 6 डेज के लिए सर को लीव पे जाना था, एंड सर ने मुझे प्रॉपरली ट्रेन किया था कि हाउ एग्जैक्टली प्रिपेयर द सैंपल एंड डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना। तो जो सीनियर लेवल के मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि आर यू एबल टू परफॉर्म, मतलब तुम कंफर्टेबल हो क्या कि अगर तुम लोग को डाइल्यूशंस वगैरह करने के लिए मैं बताता हूँ, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रिपेयर द डाइल्यूशन, कीप द सैंपल। सो सर आने के बाद डायरेक्टली सीक्वेंस या फिर किसी और डिपार्टमेंट से मैं बोल के सीक्वेंस लगाने के लिए बोल दूंगा। तो मैंने बोला ओके सर, आई एम कम्प्लीटली रेडी। एंड उसके बाद आई वाज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, एंड जब भी मैंने किए मतलब मोर देन क्योंकि जो जो 3-4 दिन के सैंपल्स वैसे ही पड़े थे, एंड इससे फिश सैंपल, और सैंपल को वे करने के लिए हम लोग को जैसे ही सैंपल आते थे कंपनी में, तो सबसे पहले हम लोग सैंपल में से, फ्रेश सैंपल में से सम अमाउंट जैसे कि 10 ग्राम सैंपल निकाल के मिक्सर में उसको ग्राइंड करके डीप फ्रीजर में रखते थे। तो आइडियली 4-5 डेज के अंदर अगर वो सैंपल यूज नहीं किया तो उसमें मैगेट्स आ जाते थे। तो जनरली सैंपल का प्रिपरेशन उस दिन में होना बहुत जरूरी था, और 2 या 3 दिन के सैंपल वैसे ही पेंडिंग थे, तो मुझे एक दिन में बहुत सारे सैंपल्स करने। तो उसका एक इक्विपमेंट है, दैट इज नथिंग बट द ब्लॉक डाइजेशन, जिसमें तुम लोग को टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल मतलब बड़े टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, जैसे अपने सिलिंडर्स होते हैं ना 100 ml के, ऐसे 6 टेस्ट ट्यूब थे, 6 और 10 टेस्ट ट्यूब का वो रैक था। उसके अंदर तुम लोग को नीचे से एल्यूमिनियम का ब्लॉक होते थे, उसके अंदर वो टेस्ट ट्यूब रख के सैंपल रख के उसको डाइजेस्ट करना होता था। HCl, H2O2 एंड सॉरी AgNO3 एंड H2O2 हम लोग ऐड करके सैंपल को हीट करते थे। तो उसके ऊपर रखने के लिए, मतलब जो फ्यूम्स आते हैं वो फ्यूम्स बाहर ना जाए या फिर वो सैंपल में से कुछ धुआं बाहर है, उसके लिए उसके ऊपर एक ग्लास का ही ऐसे मतलब वो प्लेट था जिसके ऊपर रखने से तुम लोग के फ्यूम्स बाहर नहीं जाते, एंड एवरी टाइम बिकॉज वो बहुत हीट हॉट होता था। तो उसके बाद प्लेट को निकल के वहां पे एक ट्रे होता था, जिस ट्रे में तुम लोग को प्लेट को रखना है। मैंने सब कुछ किया, सैंपल पर प्रिपरेशन करके डाइल्यूशन करके रेडी रखा, ठीक है। फिर जब लास्ट में रीडिंग लेते वक्त सर को बहुत ज्यादा वेरिएशन मिली। देन सर ने मुझे बोला कि व्हाट आर द स्टेप्स यू आर एक्चुअली परफॉर्म, बिकॉज सर को फाइंड आउट करना था कि एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे होता है। तो मैंने क्या किया था, वो जो ढक्कन रखना होता है ना, कि उसको सिर्फ उसका तुम्हारे सैंपल के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं था। तो जो वो पानी में क्यों रखना है, बिकॉज उसको कूल करना है, ताकि जब नेक्स्ट सैंपल तुम लोग रखते हो तो वो ज्यादा हीट ना, इसलिए कूल करने के लिए सेम ही पानी में रखना। लेकिन whenever the sir is performing that experiment, that time every time they are using the same deionized water which they are taking for dilution purpose. एंड मैंने जो वाटर लिया था ट्रे में वो टैप वाटर यूज किया था, कि मुझे लगा वो सिर्फ वॉशिंग एंड सिर्फ कूल करने के लिए लेना है, सो उसके लिए डीआयोनाइज वाटर लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली हीटिंग द सैंपल, सो जो प्लेट को रखे हुए सिंगल सिंगल ड्रॉपलेट्स है उसके भी वेपर्स फॉर्म होकर सैंपल में तुम्हारे गिरते हैं, so definitely it may affect on your sample, and it may not, it ideally affect in that particular sample. तो दिस इज अ मैनुअल एरर कि किसी एक बंदे से, मतलब सर ने उस दिन सर नहीं थी तो सर का मेथड सर ने मेरी तरफ ट्रांसफर किया, और उनके जगह पे मतलब डेली बेसिस पे मिनिमम 6 मंथ में उस मेथड पे काम कर रही थी। फिर भी व्हेन आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एनालिसिस, दैट टाइम बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, जस्ट फॉर द सिंगल एरर कि मैंने जस्ट प्लेट जो रखा था, मतलब उसका सैंपल सिर्फ उस प्लेट के रखा हुआ सिंगल ड्रॉप का मे बी फ्यूम्स होके वो सैंपल में गिरा, एंड उसके वजह से रिजल्ट में प्रॉब्लम आए। सो दैट इज नथिंग बट द मैनुअल है, भाई सिंपल। एसओपी में तो ऐसे नहीं लिखा होगा कि हर एक स्टेप को वहां पे रखा है कि कूल करना है। अभी सर को ये रियलाइज हुआ था कि वाटर, नॉर्मल टैप वाटर रखने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दे आर ऑलवेज यूजिंग डीआयोनाइज्ड वाटर, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम तुम लोग को एरर मिले, बिकॉज टैप वाटर के अंदर इतने सारे आयन्स या फिर इतने सारी हेवी मेटल्स नहीं होते।
अगर टैप वाटर हम लोग पीते हैं एंड इट इज अ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज सेफ, बट सम टाइम्स इट मे अफेक्ट ऑन योर मेथड। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो एसओपी में तुम लोग के प्रॉपरली मेंशन होना बहुत जरूरी है, मतलब ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप। अदरवाइज जब तुम लोग परफॉर्म करते हो तो दिस टाइप ऑफ मैनुअल एरर्स इज अफेक्टिंग द एनालिसिस ऑफ योर सैंपल। देयर इज अ एसओपी का अगर एग्जांपल देना है कि हाउ की, तो जनरली कैसे होता है एसओपी में जब तुम लोग स्टेप्स लिखते हो तो ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल में नहीं होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल देना है तो आई वाज परफॉर्मिंग द सेम हेवी मेटल का एनालिसिस इन शैम्पू के, इसके अंदर मुझे करना था, ट्रेसमी के शैम्पू से एंड उसका एनालिसिस करना था। तो उसके लिए जब सॉरी उसके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आए थे, रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आया था जब वी आर परफॉर्मिंग चीज, चीज के अंदर से हम लोग को फैट फाइंड आउट करना था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन द चीज। तो जो सैंपल डाइल्यूशन हम लोग करते हैं तो उसके लिए वी आर यूजिंग द एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ द कैल्शियम, जो प्रोटीन का मिल्क होता है। तो करने के बाद जो हम लोग डेफिनेटली फैट है तो एलएलई से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते थे, दैट इज योर पेट ईथर सुडाइटर लीटर। वो करने के बाद वो सॉल्यूशन को हम लोग को वॉशिंग देना होता था वाटर का, टू रिमूव द हायर अमाउंट जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसके अंदर मतलब आ चुका है अलॉन्ग विथ योर फैट, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को उसको वॉश करना है। ठीक है, तो वहां पे लिखा था कि वॉश द सैंपल, मतलब जो प्रोसीजर था एक्चुअली जो हम लोग को फॉलो करने थे। तो आफ्टर एक्स्ट्रा मतलब पेट ईथर टू डाइटर ईथर से, जैसे कि हम लोग ने सपोज सैंपल को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्लियर लिक्विड येलो स्पेल येलो कलर का एक लिक्विड बना जिसके अंदर हम लोग का फैट एंड अलोंग विद फूड मिल्क के अदर कंटेंट, चीज के अदर कंटेंट। उसके बाद मैंने उसके अंदर मतलब वो सैंपल का अराउंड 20 ml उसका वॉल्यूम होता था, तो वी हैव टू ऐड 20 से 10 ml ऑफ पेट ईथर एंड 10 ml ऑफ डाइटाइल ईथर का मिक्सचर करके हम लोग डालते थे। फिर ऐसे 3 टाइम्स वी आर रिपीटिंग, सो टोटल 60 ml हम लोग को पेट ईथर से डाइटाइल ईथर मिलता था। उसके बाद अगेन वी आर यूजिंग सेम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन अलोंग विद द वाटर, क्योंकि जो भी तुम लोग के अंदर मतलब एसिड रहता है उसको निकालने के लिए। लेकिन जो एसओपी मेंशन था, एसओपी में ऐसे नहीं मेंशन था कि टू रिमूव द एसिड यू हैव टू वॉश द सॉल्यूशन विद द वाटर। तो उसके मतलब उनके अंदर स्टेप में कैसे लिखा था, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सट्रैक्शन विद डाइथाइल पेट ईथर ईथर, wash the solution 3 to 4 times with distilled water with the same method of liquid liquid extraction. That means 60 ml के साथ तुम लोग को और 40 to 60 ml water लेना है, do the liquid liquid extraction, ऐसे 5 to 6 times तुम लोग को रिपीट करना है एंड उसके बाद सैंपल को एनालाइज करना है। तो वहां पे सिर्फ इतना ही स्टेप लिखा था, सो आई वाज परफॉर्मिंग 5 to 6 टाइम्स, बट स्टिल एक दिन ऐसे हुआ कि हमारे प्रैक्टिकल मतलब बहुत दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वेन एक्चुअली आई वाज परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन के जब एचपीएलसी तो उसका एनालिसिस हो रहा था, जीसी पे एक्चुअली हम लोग कर रहे थे उसका एनालिसिस, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा अनसैचुरेटेड पिक्स मिले या फिर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैम ने क्या किया, उस सैंपल के अंदर पीएच पे डिप किया, देन ही रियलाइज की द सॉल्यूशन इज हाई एसिडिक इन कंडीशन। वाई? बिकॉज जब मैं उसको वॉशिंग दे रही थी तो 5 to 6 टाइम वॉशिंग उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए इनफ नहीं था। देन मैम ने एसओपी में करेक्शन किया कि जब भी हम लोग एनालिसिस करते हो तो वॉशिंग नॉट ओनली गिविंग 5 to 6 टाइम, तब तक वॉशिंग देना है जब तक तुम लोग का पीएच पेपर का न्यूट्रल का जो कलर है उस कलर के साथ तुम्हारा सैंपल मैच नहीं होता है, तब तक मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन को वॉशिंग देना है। क्योंकि जब तुम लोग वॉश करते हो तो क्या होता है, तुम्हारे पेट इधर एंड डाइटल के अंदर जो भी मतलब एसिड प्रेजेंट रहेगा वो वाटर में जाके रिमूव होता है। तो जब भी वो तुम लोग को क्लॉक खोल के रिमूव करते हो तो जस्ट नीचे डिप करो और फिल्टर पेपर सॉरी पीएच पेपर रखो। इफ पीएच पेपर इज शोइंग द दैट इज द पीएच 7, जब तक उसका जो कलर है उस कलर के साथ जब तक कलर मैच नहीं होता तब तक तुम लोग को सैंपल को वॉश करना है, अदरवाइज इट विल स्टिल रिमेन द, बिकॉज वॉशिंग क्यों करना है, एसिड रिमूव करने के लिए। 3-4 बार वॉश करके भी एसिड रिमूव नहीं होता है, मीन्स वो तुम लोग को फर्दर वॉशिंग देना है। लेकिन ये स्टेप वहां पे मेंशन नहीं था कि यू वांट टू रिमूव द एसिड, दैट्स व्हाई यू आर वॉशिंग द सॉल्यूशन। वहां पे सिर्फ लिखा था कि सॉल्यूशन को वॉश करो 5 to 6 टाइम्स। सो दैट इज अ बिकॉज जो फर्स्ट फ्रेशर पर्सन है जिसने एसओपी लिखा है उसे पता है कि व्हाई वी आर डूइंग वॉशिंग। यानी हम लोग को मतलब डेली बेसिस पे वी आर परफॉर्मिंग द सैंपल, लेकिन हम लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आया था। दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सैंपल जिसको पर्टिकुलर एक सैंपल के लिए प्रॉब्लम आया था। तो उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद वी चेंजेस इन एसओपी इटसेल्फ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी बंदा है उसे पता चले कि ऐसे एनालिसिस करते वक्त ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग को सिर्फ 5 to 6 टाइम्स वॉशिंग नहीं देना है, तब तक वॉशिंग देना है। सो मे बी 2 और 3 टाइम्स भी हो सकता है किसी सैंपल के लिए, बिकॉज अगर कम एसिड यूज हुआ है तो, और 6 to 7 टाइम्स भी हो सकता है।
सो दैट इज अ करेक्शन इन योर एसएपी। मतलब एक बंदे से जब दूसरा बंदा करता है तो करने वाला पर्सन कंप्लीटली ब्लैंक होता है, उसे सिर्फ पता है कि ये स्टेप्स है, उसके हिसाब से तुम लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो दीज आर द सम लैक ऑफ नॉलेज और वी कैन से द मिसकम्युनिकेशन और एसओपी में प्रॉपर कंडीशंस ना होने की वजह से रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। इसके लिए मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल भी हो सकता है कि जब मैं फिश का एनालिसिस कर रही थी तब ट्रेनिंग करते वक्त, मतलब जब मैंने एक्चुअली एनालिसिस किया तब मुझे ये नहीं पता था कि एवरी चीज के लिए जब भी तुम लोग इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करते हो, स्पेशली जैसे कि आईसीपीएम एजीसीपी, एवरी टाइम वॉट एवर सोल्यूशन अगर हम लोग एचपीएलसी ग्रेड यूज करते हैं, द सेम वे whatever water we are using for the performance, that time you actually use the HPLC grade water or deionized double distillate water only. Okay, so this is a some kind of information which is actually I don't have any idea. So these are the some examples which I have already discussed to understand what kind of problems come when you transferring the method one age to another age, कि exactly कैसे कैसे problems आते हैं. So do you understand at least कुछ तो idea मिला, because इसके लिए specific guidelines मैंने पहले भी mention किया, there are no specific guidelines available currently on internet. Definitely USP के अंदर मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग को बुक रेफर नहीं कर सकते बिकॉज द बुक खालसा कॉलेज में यूएसपी का बुक है, लेकिन अभी न्यू वर्जन तो उनके पास शायद नहीं रहेगा। सो हम लोग के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका, बट आई हैव स्टिल फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट इज पीडीएफ, एंड जिसे मैंने रीड करने के बाद आई फील कि दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच कैन आई कैन डिस्कस टू ये सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग को इजीली समझ में आए। So do you understand exactly what is the issues when we are transferring the methods? Anybody is having any doubt? और इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, एनीबॉडी वांट टू शेयर कि तुम लोग प्रैक्टिकल करते वो क्या हुआ था, तो यू कैन आल्सो शेयर। इनफैक्ट तुम्हारा जो रिसेंटली एग्जांपल है वो भी मैं दे सकती हूँ, दैट इज एचपीटी एचपीएलसी, जब सॉरी टीएलसी वी आर परफॉर्मिंग, जब तुम लोग ने टीएलसी किया था, अल्कानाइन टैनिन जो भी तुम लोग के 5 सैंपल मतलब फाइटोकेमिकल्स है, दैट इज ग्लाइकोसाइड, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग यू नो वेरी वेल हाउ तुम्हारे बैंड्स आए थे, एंड सेम 5 टेस्ट के लिए मैंने तुम लोग के सेम सैंपल यूज किए थे, टी सैंपल, एंड उसके बाद जो तुम लोग का टी का सैंपल था, आंवला पाउडर का सैंपल था, ये टी और एक कोई तो सैंपल में कॉफी का लिया था शायद, सॉरी फाइलेंथस अमेरस, एंड देन आंवले का ड्राई आंवले का पाउडर लिया था, एंड टी का सैंपल लिया था, एंड हाँ, तो फाइलेंथस निरोधी के लीव्स लाने के लिए मैंने बोले थे तुम लोग को। सो उसके बाद व्हेन मैंने तुम लोग को जो मेथड्स अपने जर्नल में, सेम मेथड तुमने परफॉर्म किया, सेम मेथड से मैंने परफॉर्म किया, लेकिन यू नो वेरी वेल कि जब मैंने परफॉर्म किया तो मेरे बैंड कितने डिस्टिंक्ट्स ले आए थे, एंड यू नो द सिनेरियो ऑफ योर बैंड, राइट? सो दैट इज नथिंग बट इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, कि एग्जैक्टली सारी चीजें ठीक है लेकिन उतना प्रॉपर ट्रेनिंग और उतना प्रॉपर इफिशिएंसी उस पर्टिकुलर पर्सन में भी होना। मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि आई एम द वेल ट्रेन, बट डेफिनेटली तुम लोग से मेरे रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। सो एटलीस्ट हम लोग इतना तो कंफर्म कर सकते कि एटलीस्ट तुम लोग से मैं थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, यस और नो? So this is the example for ki how exactly the problems are coming during the analysis when we are actually method transfer, nothing but the one method is performing one person to another person or one lab to another lab। बहुत सारे conditions होते हैं, वो different होते हैं, actually these are the very small small things, but उसके वजह से आने वाले problems होते हैं, sometimes maybe the large problem, जैसे मैंने वो example है कि 6 times I have performing that, it's a just simple titration। मतलब मुझे इतना इरिटेट हुआ था when I was actually performing that titration कि इतने बार सैंपल को डाइजेशन किया, इतने बार, एंड प्रॉब्लम कहाँ पे निकला, K2CR2O7 में। मतलब पूरा दिन उस दिन एक्चुअली मुझे एचपीएलसी का लगा के वहाँ पे रिजल्ट सबमिट करना था, एंड ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 तो मुझे सिर्फ टाइट्रेशन के लिए गए। तो इट वाज एक्चुअली इरिटेटिंग फॉर मी व्हेन, बट उससे मुझे बहुत सीखने को मिला कि एग्जैक्टली बहुत छोटी छोटी चीजें होते हैं जो बहुत ज्यादा वेरिएशन तुम्हारे रिजल्ट में लाते हैं कि योर रिजल्ट इज नॉट फिटिंग योर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। so these are the some issues which I have discussed. Do you want to share something with respect to this particular topic? Other, if you don't want to discuss, just write no, so we can move further for the next topic. Anybody want to discuss and share their experience with respect to method transfer or something? Okay, so we will discuss the
next topic of your syllabus. Just 1 second. So I hope you are understood exactly what is the method transfer and issues in method transfer. The next topic of your syllabus, that is a subtopic in analytical method validation, is nothing but the calibration of glassware. And और एक टॉपिक बचता है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है. So we will discuss with the calibration of glassware वाला topic. We will start that particular topic exactly what is calibration. So I download actually one PPT also, but before I start that particular PPT, I just want to discuss the few points with you. Okay, so we will discuss the next topic. That is because I hope so you don't want to share some experience और ठीक है तुम लोग को कोई ज़्यादा experience नहीं है. So we will discuss the next topic, that is a calibration of glassware. ठीक है, देखा जाए तो it's a very चिंदी topic because glassware का calibration क्यों करना है, ठीक है, उसके ऊपर तो सारे मेजर होते हैं. इट्स जब परफॉर्म करने जाते हो अच्छा यही करना है, इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक. उसमें क्या है, सिर्फ बीकर में लेना है, वेट लेना है एंड हाँ. एंड जब एक्चुअली परफॉर्म करने जाते हैं तो एक्चुअली 12 बजते कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है एंड हम लोग को कुछ और रिजल्ट आता है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला ना मेथड ट्रांसफर वाली की, व्हेन यू आर एक्चुअली कैलिब्रेटिंग द ग्लासवेयर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ योर, not only room condition, temperature of your glassware is also affecting on your result. कि जो ग्लासवेयर तुम लोग यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए उसका टेम्परेचर भी वेरी करने की वजह से रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. and your instrument is failure, your equipment, not equipment, glassware are actually failing for the calibration के लिए. So first we will see the topic, that is a, I just share the new screen to at least display that particular topic. I don't know how much we will see because time कम बचा है, but at least I just want to start. So I just share the new screen. So this is a PPT on your मैंने directly slide share से open किया because I feel this is a way. Actually I was searching for the PDF कि calibration के लिए कुछ formulas होते हैं and उसका एक proper SOP है pharmacopoeia में दिया हुआ कि how exactly we will calibrate the glass face. and उसके साथ पूरा ऐसे बॉक्स आता है, मतलब वो SOP के अंदर you have the complete ये कि ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके बाद क्लासिफाई करते वक्त तुम लोग को कितने फ्लास्क लेने हैं, रिजल्ट के लिए टैबुलर फॉर्म में कैसे टैबलेट बनाए, पूरा इंफॉर्मेशन है. बट मुझे ऐसा प्रॉपर पीडीएफ नहीं मिला. एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ. अगर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर. बट मुझे ये पीपीटी जो मिला उसके अंदर वो पीडीएफ के अंदर जो टेबल था ना, वो टेबल उन्होंने इनके पीपीटी में एग्जैक्टली कॉपी किया है. दैट्स व्हाई डायरेक्टली शेयरिंग दिस पर्टिकुलर पीपीटी विथ यू टू डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैलिब्रेशन. ठीक है, I definitely not giving the answer of this particular question and I was expecting from you somebody from your side just unmute yourself and answer me कि what is the calibration. जब तक आंसर नहीं मिलता ये पीपीटी और लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करने वाले बिकॉज बचपन से, अभी 2 साल से तुम लोग बच्चे ही हो, ठीक है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे एग्जैक्टली व्हाट इज कैलिब्रेशन. सो आई होप यू नो द एटलीस्ट टर्म का मीनिंग तो तुम लोग को सच में पता है. तो मुझे वो बुकिश नॉलेज वाला 3 इडियट्स वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट व्हाट इज ए कैलिब्रेशन. सो हु विल डिस्कस. हेलो मैम. हाँ दर्शन, ओके बोलो. मैम, any instrument which is at proper means any instrument which is at proper condition to checking that instrument is proper or not, proper condition or not. That is calibration. Darshana, your voice is actually break होते. You can type. Is it okay to type because बहुत ज़्यादा chaos हो रहा था. I actually don't can able to find what exactly you say. So is it possible to type that what is calibration so everybody can read and whatever you say just type because we can't hear you. Any instrument is proper condition or not. Very good. Okay. Calibration is nothing but a term or it can be the procedure which we are using to check that any instrument is working a proper condition or not. Which is can be calibration. Anybody else want to join the answer
add some in that particular definition, you are always welcome. So, is it possible? Anybody? और क्या हो सकता है? What is electric calibration? It is actually correct, but I just want some additional knowledge. मतलब कुछ और जो validity चाहिए. No? Okay. So what is calibration? Calibration is nothing but the particular term which we are using to understand that कि कोई भी instrument है तो proper condition में मतलब whenever you are performing the analysis of the particular instrument, first you know that the instrument is accurate. Otherwise readings आने वाले हैं क्या नहीं. So calibration of an instrument is the process of determining its accuracy. The process involves obtaining a reading from the instrument and measuring its variation from the reading obtained on the standard instrument. That means कोई भी instrument accurately work कर रहा है देखने के लिए जो process हम लोग use करते हैं, that process is known as a calibration. So in this particular process, whatever readings are obtained from the instrument and whatever the actual reading expected as per standard reading in the instrument, both readings are matching or not. If करने के लिए procedure हम लोग use करते हैं for the respective particular instrument, that particular procedure is known as a calibration. So calibration of the instrument also involves the adjusting its precision and accuracy so that its reading coming according to well established standard. Means जब तुम लोग calibration करते हो तो तुम लोग generally क्या देते हो, जब ये reading calibration कर रहा है हम लोग कर रहे हैं तो this is the expected reading. तो ये reading आनी चाहिए. अगर वो reading तुम्हारी reading दोनों reading नहीं होते हैं, then you make some adjustment with respect to the particular instrument. That is a code adjustment so that instrument can be accurately give the reading. So वो code adjustment करना till you get the accurate reading. That particular process is nothing but the calibration. If simple example देना है with respect to your balance, तो पता है दोनों balance का अगर calibration फोन होता है मतलब जो तुम लोग balance चालू करते हो, I know कि तुम लोग जब balance चालू किया है तुम लोग तो wait भी नहीं करते तब तक अपना balance calibrate हो. आइडियली वेट करना होता है एंड सपोज यू फील द बैलेंस कैलिब्रेशन इज फेल. अगर कैलिब्रेशन फेल होता है तो हम लोग सबसे पहले देखिए जो सेंटर वाला बॉल है वो सच्चे सेंटर में है या नहीं. अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एडजस्ट द पर्टिकुलर बॉल अलॉन्ग विद उसके जो एजेस होते हैं उसको रिंग होती है उसके साथ एडजस्ट करके वी एडजस्ट द इंस्ट्रूमेंट सो वी गेट द एक्यूरेट रीडिंग. एंड जो मैनुअल कैलिब्रेशन होते हैं उसके डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन पे दो वेट्स होते हैं. एक मिनिमम लो वेट फॉर जैसे सपोज तुम लोग लिखा है कि बैलेंस पे वेट है टू 10 मिनिमम वेट 10 mg लेकर मैक्सिमम वेट है 200 ग्राम. तो जनरली यार कीपिंग द इंटरवल मतलब 10 मिलीग्राम एंड 200 ग्राम. तो 10 मिलीग्राम का वेट तुम लोग बैलेंस पे रखो एंड तुम लोग पता है सच में 10 मिलीग्राम आ रहा है नहीं तो नहीं आ रहा है तो यू विल एडजस्ट द बैलेंस. मतलब उसके जो एजेस है उसको लगा देते हो, पैन को क्लीन करते हो, आगे पीछे रखते हो, इंस्ट्रूमेंट फिर से स्टार्ट करते हो. मतलब तुम लोग 10 मिलीग्राम का 10 मिलीग्राम नहीं आता. यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर बैलेंस और फॉर weighing purpose. That is very well. Adjustment or making the adjusting at precision and accuracy so that its reading comes to according to the established standard. So this is the definition of calibration with respect to your instrument. Okay, but it is the same for the मतलब जो भी last वाला तुम लोग calibration करते हो उसके लिए भी it is the same definition. The time is less than 1 minute, so on this particular slide I will stop. I will continue for the next slide. It is why we do the calibration at the next question. Why to calibration का रूल के